हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें देखना है कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 4.9 से। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे डिटेल लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 500। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। चलो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो लेंथ क्या है यहाँ पे 0.5 मीटर और रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, मतलब रहा 0.01 मीटर। अब ये लेंथ की कंपैरिजन में रेडियस है वो वेरी स्मॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो L इज ग्रेटर देन R। तो फिर हम इनफाइनाइट सोलेनॉइड जो है इनफाइनाइट लेंथ वाला, उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट स्मॉल n I। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n डिवाइड बाय लेंथ L। बस यहाँ मीटर और इलेक्ट्रिक करंट कितना है 5। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल 4.9 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 4.10। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो आपको चैप्टर नंबर 5 में पता चलेगा। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू द जियोग्राफिक नॉर्थ। A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere। चलो करंट कितना है 1 एम्पियर। What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of the current is east to west and second south to north। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें यहाँ पे कहा गया है कि साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया साउथ टू नॉर्थ। फाइंड क्या करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। थीटा, where theta is the angle between length vector and magnetic field vector। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में देखो, तो फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट पास हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो ये डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू आप क्या करोगे ILB साइन 90। हमें फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो I इंटू B बचा साइन 90 इक्वल टू क्या बन गया 1। अब इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁵।
तो इंटू रखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आंसर बना 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। ओके, अब बी में देखते हैं। बी में एंगल क्या बनेगा? तो समझो, आपको बोला गया है साउथ टू नॉर्थ करंट पास हो रहा है। ठीक है, मतलब आई एल वेक्टर की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी साउथ टू नॉर्थ। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 0 है, तो फोर्स क्या रहेगा? आई एल बी साइन 0, आई एल बी साइन 0। तो ये आपका आंसर हो गया 0। टोटल फोर्स 0 है, तो एग्जाम्पल 4.11 देखते हैं। अ 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। अब यहाँ पे लिखा है क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल, मतलब क्या रहेगा? सोलेनॉइड नहीं बन रहा है, वही उसी पोजीशन पे 100 टर्न्स है ऐसे। ठीक है, टेन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, और करंट पास हो रहा है 3.2 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन ए है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, और क्वेश्चन बी व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, चलो ए का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। बस इसमें वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दोगे, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। अगर कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसके लिए एन आई इंटू ए। अब एन आई इंटू एरिया की जगह पे लिख दो πr²। अब देखो, हर एक चीज़ आपके पास है, नंबर ऑफ टर्न्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, और रेडियस भी है। बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस में कैपिटल R² ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल R से डिनोट किया है। ओके, ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अभी देखते हैं, द कॉइल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन एट एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 टेस्ला। चलो, बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमें अलग से डिटेल यहाँ पे दी हुई है। Exist such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. कॉइल की जो एक्सिस है वो इनिशियली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रहे। अब इसका मतलब क्या? इनिशियल एंगल क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पे थीटा इनिशियल इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। ओके, उसके बाद क्या कहा है? द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? चलो, फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन है 90 डिग्री। ओके, तो टॉर्क इनिशियल, टॉर्क फाइनल आपको फाइंड करना है। अब टॉर्क इनिशियल के लिए आप क्या करोगे? तो एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पे क्या रखोगे? साइन 0, और साइन 0 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 0। और टॉर्क फाइनल के लिए आप क्या करोगे? एम बी साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एम एंड बी। एम की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वही वैल्यू यहाँ पे रख दो।
तो ये 10 इंटू 2 20 न्यूटन इंटू मीटर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन है डी करके, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज 0.1 किलोग्राम किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। चलो यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, ओमेगा, बट कब, जब 90 डिग्री रोटेशन हो जाए तब। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जितना वर्क हुआ है रोटेशन कराने में, जितना वर्क हुआ है रोटेशन कराने में, वो वर्क की हेल्प से बनेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू वर्क डन ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी गेन्ड है ना, मतलब एनर्जी का डिफरेंस लेना है आपको। तो 1/2 ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस आप करोगे 1/2 ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, बट ओमेगा इनिशियल क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ओमेगा इनिशियल क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ओके, ये हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला है -mb cos थीटा, और कहाँ से कहाँ तक वो समझो, हमें यहाँ पे लेना है डेल्टा W। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली ले रहे हो, इनिशियल एंगल मतलब 0 डिग्री टू फाइनल एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ये हो गया 0, और टॉर्क है वो mb साइन थीटा, और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। चलो mb एज इट इज़, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यहाँ पे हाफ आई की वैल्यू 0.1, ये ओमेगा एफ स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे हाफ 0.1 एज इट इज़, ओमेगा एफ स्क्वायर एज इट इज़, एम और बी की वैल्यू हमें पता है, माइनस कॉस 90 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो ये हाफ, ये 0.1, ये ओमेगा एफ स्क्वायर, एम की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली थी 10, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है 2, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 2, और यहाँ पे -0 + 1, cos 90 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1। तो ये 20 हो गया इंटू 2 मतलब 40। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल कितना था, 2 टेस्ला। ओके, तो ये ओमेगा एफ आपको क्या मिलेगा, देखो ये 20 है इंटू 2 मतलब 40, और डिवाइड बाई 0.1 मतलब 400, और उसका रूट लेना है क्योंकि यहाँ पे ओमेगा एफ का स्क्वायर है, 400 का रूट ले लो तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा एफ, और 20 रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे आंसर है। सॉल्व कर रहे हो, ये तो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो एनर्जी गेन 1/2 ओमेगा एफ स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब -mb cos थीटा फाइनल माइनस -mb cos थीटा इनिशियल।
अब इनिशियल एंगल 0 था तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा, फाइनल एंगल 90 डिग्री, मतलब ये पार्ट तो 0 हो गया। ठीक है ना, तो इजीली आंसर आ जाएगा फटाफट। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.12। 4.12 में देखो, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अ करंट carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself, turns about the vertical axis? ठीक है, कहना क्या चाहते हैं वो समझो। करंट कैरिंग लूप लाइज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये ऐसे है समझो। और आपको बोला गया है कि ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से ये जो लूप है वो अपनी जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अराउंड अपने आप घूमने लगे, मतलब ऐसे। ये ऐसे घूमने लगे, मतलब यहाँ से पास होने वाली, स्क्रीन से बाहर निकलने वाली वर्टिकल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, m क्रॉस b, और m का फॉर्मूला क्या है, एन आई ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है ना, मतलब जो टॉर्क की जो डायरेक्शन रहेगी वो a क्रॉस b वेक्टर जो बन रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है सॉल्यूशन में, नो बिकॉज दैट विल रिक्वायर टॉर्क टू बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। बट टॉर्क इक्वल टू, तो आप ये लिख सकते हो एन आई ए क्रॉस बी, एंड सिंस ए ऑफ द horizontal loop is in the vertical direction, tau will be in the plane of the loop for any b। ओके, समझना कि ये जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ से स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, मतलब उस डायरेक्शन में कभी भी टॉर्क नहीं लग सकता। टॉर्क है उसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में आएगी, मतलब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लेन बनेगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। मतलब जो टॉर्क लगने वाला है वो एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर रहेगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में टॉर्क लग नहीं सकता, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अगर टॉर्क नहीं लग सकता तो फिर ये ऐसे रोटेट लूप नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अभी सेकंड देखो, सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट बुक में से लिख लेना है। ठीक है, बी देखो, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन टोटल फील्ड इज मैक्सिमम। चलो, मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे हम बोलेंगे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम बने। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी मिनिमम, जो कि हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन है। मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम स्टेबल स्टेट आएगा। और वहाँ पे फ्लक्स देखो तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट ए, तो यहाँ पे बनेगा बी ए कॉस ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे 1 जो कि मैक्सिमम है, तो आप बोल सकते हो कि फ्लक्स मैक्सिमम बन गया। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रख लो कि मैक्सिमम स्टेबल स्टेट अगर चाहिए, मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तभी होगी जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 0 रहेगा, और एंगल जब 0 बनेगा
तब फ्लक्स मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, चलो ये हो गया बी का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं सी के लिए। A loop of irregular shape carrying current is located in an external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to a circular shape? मोस्ट स्टेबल कंडीशन में आने की ट्राई करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बनाने की ट्राई करेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मिनिमम बनती है वहाँ पे हमने फ्लक्स देखा कि क्या बनता है, मैक्सिमम। और फ्लक्स मैक्सिमम होने के लिए एरिया इंक्रीज होना ज़रूरी। तो जो कोई भी इरेगुलर शेप होगा वो बाद में बनेगा सर्कुलर। ठीक है, तो इट एज्यूम्स सर्कुलर शेप with its plane normal to the field to maximize flux. Since for a given perimeter a circle encloses get greater area than any other shape, एरिया इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम एरिया कहाँ पे मिलेगा आपको, सर्कुलर शेप में। और इसीलिए मैक्सिमम फ्लक्स बनाने के लिए, मैक्सिमम फ्लक्स अपने अंदर से पास हो जाए, इसीलिए कोई भी इरेगुलर शेप का वायर है तो वो सर्कुलर वायर में कन्वर्ट होगा। और दूसरी तरह से आप देखने जाओ तो सपोज़ ऐसा कोई वायर है तो उसके ऑपोजिट सेगमेंट्स आप देखो। सपोज़ यहाँ पे करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट करंट अगर पास हो रहे हैं तो फोर्स कौन सा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन में, यहाँ पे ये डायरेक्शन में। तो वैसे ही हर एक जगह पे आप ऑपोजिट एलिमेंट्स ले लो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं हर एक जगह पे। तो ये सभी ओर से यहाँ पे एरिया एक्सपांड हो रहा है, तो फाइनली आपको कौन सा शेप नज़र आएगा, एग्जैक्ट सर्कुलर। ठीक है, (4.13) In a circuit the current is to be measured. What is the value of current if the ammeter shown first is a galvanometer with a resistance 60 ohm? Second is a galvanometer described in but converted to an ammeter by a shunt of RS 0.02 ohm. और third is an ideal with zero resistance. तीनों केस में हमें क्या फाइंड करना है कि रीडिंग क्या मिलेगा। ठीक है, तो एकदम इजी है। जो फर्स्ट केस है उसमें जो ए मीटर है वो खुद गैल्वेनोमीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर जी इज इक्वल टू 60 ओम। तो यहाँ पे ए मीटर जो सीरीज में हमने लगाया है वो तो टोटल करंट मेजर करेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे करंट आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज वी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 60। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट मिलेगा वो 0.048 एम्पियर मिलेगा। ओके, अब बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में बनेगा क्या, समझो कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर तो है ही बट उसके साथ हमने शंट में लगाया, मतलब पैरेलल में लगाया है 0.02 ओम का रजिस्टर। तो पहले हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर, उसको आर डैश नाम दे देते हैं। तो S इंटू आर जी डिवाइड बाय 0.02 प्लस 60, तो ये आपको नियरली इक्वल टू 0.02 ही मिलेगा। उससे थोड़ा कम, मतलब क्या मिलेगा आपको आंसर, 0.0199। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 0.02। ठीक है,
अब सोचो करंट क्या मिलेगा, तो करंट मिलेगा V डिवाइड बाय R प्लस R डैश। समझो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया हुआ है R। फर्स्ट टाइम हमने जब रखा तब यहाँ पे सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, मतलब RG था, इसीलिए हमने R प्लस क्या किया था, RG डिवाइड बाय में। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, यहाँ पे हमने शंट लगा दिया और दोनों का जो इक्विवेलेंट बना उसको हमने बोल दिया R डैश। ठीक है, तो बस यहाँ पे 3 और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस भी 3 और ये 0.02। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 0.99 एम्पियर। ओके, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें तो आइडियल गैल्वेनोमीटर है, आइडियल ए मीटर है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस होगा, तो I इज इक्वल टू आएगा V डिवाइड बाई R, तो 3 डिवाइड बाई 3 मतलब 1 एम्पियर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम समझो आइडियल गैल्वेनोमीटर है तो रेजिस्टेंस कितना मिलना चाहिए, 1 एम्पियर। आइडियल गैल्वेनोमीटर ए मीटर तब प्रॉब्लम हुई क्योंकि 1 एम्पियर की जगह पे दिखाया 0.048 एम्पियर, है ना, तो पूरी वैल्यू ही चेंज हो गई। बट जब हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया ए मीटर में बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज हो गया और जो करंट की वैल्यू है वो आइडियल वैल्यू के काफ़ी नज़दीक मिली। देखो आइडियल वैल्यू थी 1 एम्पियर, तो ये 0.99। चलो क्लियर, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन फिनिश हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और अगर किसी को डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।